माह रमज़ान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने के लिए कुछ काम पहले ही कर लिया जाए तो हम अपना बहुत सा वक्त इबादत के लिए निकाल सकते हैं। रमज़ान की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने इमली की चटनी बना ली है, जिसमें मैंने आधा किलो इमली ली है और उसको रात भर भिगोने के बाद हल्का हल्का सा पानी डाल के सीव कर लिया है। इस प्रोसीजर से इमली का पल्प बहुत ही आसानी से अलहदा हो जाता है। इसके बाद इसमें इमली से डबल क्वान्टिटी में गुड़ शामिल करेंगे। मैंने 1 kg गुड़ यूज़ किया है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, चाट मसाला और अदरक का पाउडर डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक हम कुक कर लेंगे और अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसको शीशे के जार में फिल कर देंगे। इसके अलावा आप इस चटनी को छोटे छोटे पोर्शंस बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त आप इसको यूज़ कर सकें। दही बड़े, पकोड़े और समोसे कोई भी चीज़ हो, इसके साथ खुबानी की चटनी तो मस्ट है। इसीलिए रमज़ान प्रिपरेशन की सेकंड रेसिपी में मैंने खुबानी की चटनी बनाई। खुबानी की चटनी के लिए मैंने ½ kg खुबानी ली है, जिसको बहुत अच्छी तरह धोने के बाद मैंने रात भर भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप गर्म पानी से इसको आधे से पौने घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 2 प्याली इमली का पल्प डाला है। इमली का पल्प बहुत जल्दी निकालने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगा, हैंड ब्लेंडर से सारी चटनी को मैश कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी और 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और क्रश रेड चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ठंडा होने पर आपने शीशे के जार में इसको फिल कर देना है। जो रिमेनिंग चटनी होगी उसको आप जिपलॉक बैग में डालकर 6 मंथ तक फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो डीप फ्रोस्ट करके आप यूज़ कर लें। रमज़ान की तैयारी में लहसुन अदरक को पीस के रखना, टमाटर पीस के रखना बहुत ज़्यादा हमारे फ्रीज़र में जगह बना लेता है। इसके लिए एक हल आपके पास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें मैंने 1 kg प्याज ले लिया है, 1 kg टमाटर ले लिया है और 20-25 ग्राम मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को रफली काट कर 1/4 कप में सोफ करने के बाद मैंने ब्लेंड कर लिया और इस तरह से मैं इसके जिपलॉक बैग में पैकेट्स बनाकर रख लूँगी, जिससे क्या होगा कि मेरे 12 to 15 डेज़ का मसाला आराम से तैयार हो जाएगा और मेरे फ्रीज़र में ज़्यादा स्पेस भी कवर नहीं होगी। अब आपने चिकन बनाना है, सब्ज़ी बनानी है या दाल बनानी है, आपने सिर्फ हस्बे ज़रूरत ऑयल में ये मसाला ऐड करना है, स्पाइसेस ऐड करनी है और जो भी चीज़ आपने बनानी है उसको ऐड करके आपका खाना तैयार हो जाएगा। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको मैं पकोड़ा मिक्स में शामिल करती हूँ और मेरे पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg बेसन ले लिया है। अगर आप कप से मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपने 4 कप बेसन लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप चावल का आटा और 1 कप मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। इन दोनों को शामिल करने से हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, जो कि 1 टीस्पून था। बेकिंग सोडा भी 1 टीस्पून था। इसके बाद स्पाइसेस की बारी आ जाती है, जिसमें 8 टेबलस्पून क्रश रेड चिली, 10 टेबलस्पून क्रश जीरा, 8 टेबलस्पून क्रश कोरिएंडर सीड्स या सूखा धनिया, 3 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 4 टेबलस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 kg के लिहाज से ये मेजरमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। अगर आप इस तरह से पकोड़ा मिक्स बना कर रखेंगे तो आप 1 से ज़्यादा महीने के लिए इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें अजवाइन डालना भूल गई थी, जो कि आपने 1.5 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन ऐड करने के बाद इसको मैंने दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और उसके बाद मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया था और उसमें मैंने ये सारा का सारा पकोड़ा मिक्स डाल लिया था। अब अगर आप लोगों के पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है या स्पेस का इशू है तो आप इस पकोड़ा मिक्स को जिपलॉक बैग में डालकर भी सेव कर सकते हैं और आप इस तरह से 1 मंथ के लिए सेव कर लें। इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। वो रेसिपीज़ भी मैं मज़ीद शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये पकोड़ा मिक्स के साथ ही पकोड़ों की रेसिपी भी मैं आपको साथ दूंगी, जिसका रिज़ल्ट आप पहले शुरू में मेरी वीडियो में देख चुके हैं। अब पकोड़े बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। मैंने कद्दूकश की मदद से ये किया है, आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा हमारा बारीक कद्दूकश होगा ना उतने अच्छे ये पकोड़े बनेंगे। मैंने इसमें 2 बड़े साइज के प्याज ऐड किए हैं, 2 बड़े साइज के मैंने आलू ऐड किए हैं, एक छोटी साइज की बंद गोभी का फूल ऐड किया है, 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड किए हैं और आधी प्याली भर के कटा हुआ हरा धनिया
धनिया ऐड किया और पकोड़ा मिक्स आपको जितना चाहिए वो इसमें ऐड कर दें। मुझे इतना चाहिए कि ये जो जितना भी मेरा मटेरियल है ना उसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। अब मैंने पानी इस तरह से ऐड करना है कि जस्ट हमारा मिक्सर ये इस तरह का हो कि ये एक मुट्ठी में जैसे बनता है ना शेप एक आ रही हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं हमें करना। रमज़ान में जब आप पकोड़े फ्राई करने की बारी आए उस वक्त इसको पानी डाल के मिक्स करें, या फिर वेजिटेबल्स आप कट करके रख दें और उसमें ये बेसन ऐड करके रख दें, लेकिन पानी मिक्स ना करें क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना पानी भी होता है वो भी निकलता है, तो उसी में ये जो है आपकी पकोड़े मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऑयल में इसको डीप फ्राई कर लेना है और इस तरह से जब एक साइड हो जाए तो आपने सेकंड साइड पर टर्न करना है। आपके ये पकोड़े इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे ना तो आपके इफ्तार प्लेटर में चार चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतने क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं ना कि एक बार ये पकोड़ा मिक्स बना कर रख लें आप और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ये पकोड़ा मिक्स जो है आप डबल क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो इसी क्वांटिटी को डबल कर लें और इस तरह से जिपलॉक बैग्स में आप सेव करके फ्रिज में रख दें। इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल करेंगे और इजीली आपके जो है वो ये पकोड़े बनते रहेंगे। जैसे ही आपके पकोड़े डन हो जाएं आप इसको ऑयल से निकालें और प्लेटर में डिश आउट कर लें। इमली की चटनी और खुबानी की चटनी मैं ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ, उसके साथ आप इसको डिश आउट करें और बहुत ही मज़े से अपना इफ्तार और यहाँ इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेजिटेबल नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत मज़े के बनते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, रमज़ान में आपके बहुत ही ये काम आएगी। और जब हम ढेर सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा जो कि आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद गाजरें ले ली थी जिसमें मैंने 2 शिमला मिर्च और आधी बंद गोभी थोड़े बड़े साइज़ की थी, इस वजह से मैंने आधा बंद गोभी डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और 1 कप भर के मैंने मटर छील कर डाल दिए हैं। मटर हमारे कच्चे ही हैं, सब चीज़ें कच्ची हैं, इनको हमने चॉपर में चॉप कर लेना है। आपको मैं दिखाऊंगी कि इसको किस तरह का चॉप होना चाहिए। हमें इतना मोटा दरदरा सा चॉप नहीं चाहिए, हमें इसका फाइन चॉप चाहिए। इसलिए 2 से 3 मिनट मशीन चलाने के बाद इसको आपने नीचे ज़रूर कर लेना है ताकि सारा इक्वल चॉप हो जाए। ये इस तरह अभी मोटा था तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से मशीन बंद करके चॉप करना शुरू कर दिया और इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह चलाया और फिर ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये चॉप हो गया। हमें पेस्ट भी नहीं बनाना, सिर्फ हमें बहुत ही बारीक चॉप चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने एक पैन ले लेना है जिसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया और उसमें मैं ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो डाल दूँगी। अब इसमें चूँकि हम लोगों ने सारी चीज़ें कच्ची डाली हैं तो मटर का वो टेस्ट जो रॉ टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बहुत आ रहा होता है और फिर इसमें वेजिटेबल्स हैं तो उसका पानी भी आ जाता है। जैसे अगर शिमला मिर्च चॉप हुई है तो उसका भी पानी आ सकता है। तो इस वजह से अगर आप इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे तो इसका जो रॉ टेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपने बहुत हल्की आंच पे बनाना है, इसको लगने नहीं देना और आपने अच्छी तरह से इसको सौते कर लेना है या 5 मिनट के लिए इतना पका लेना है कि इसमें से थोड़ा सा रॉ टेस्ट ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। मेरे पास आलू ठंडे थे, फ्रिज में मैंने मैश करके रखे हुए थे तो इस वजह से मैंने थोड़ा गर्म था मटेरियल और इसमें ही मैंने आलू शामिल कर दिए। अभी तक मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं किए, वो स्पाइसेस आपने बाद में ही ऐड करने हैं क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती है ना जब वो अपना पानी छोड़ रही होती हैं और उसमें आप स्पाइसेस ऐड कर दें तो वो मज़ीद उसमें से पानी निकलने शुरू हो जाता है। अब आलू चूँकि ठंडे थे मैंने उसको मिक्स किया तो अच्छी तरह मेरा मटेरियल यहाँ ठंडा हो चुका था। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। मैं इस वजह से 2 डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टीस्पून मौजूद था, इस वजह से आपको ज़्यादा लग रहा होगा या आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लावर आप 2 से 4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके मटेरियल में हल्का सा पानी है या नरम हो रहा है तो आप कॉर्नफ्लावर की मिकदार को 2 चम्मच मज़ीद बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने इसको गर्म करके इसमें से पानी खुश करने का मकसद ये भी था कि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो इसमें जो आलू की वजह बाज़ औक़ात हम आलू को फ्रीज़ नहीं कर सकते तो वो नरम हो जाते हैं, वो भी नहीं ख़त्म होगा और ये फ्रीज़ भी हम इजीली कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने एक ट्रे ले लिया था, उसमें मैं इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल लगाकर क्योंकि हम इस तरह आप अगर कटलेट्स की शक्ल देना चाहते हैं, खुद हाथ से शेप देना चाहते हैं उस तरह भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें सारा का सारा मटेरियल इसमें डालूँगी और एक स्क्वायर शेप में मेरे पास मटेरियल आ जाएगा।
यहाँ मैंने अच्छी तरह से सारा जितना भी मेरे पास मटेरियल है ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। स्पाइसेस मैंने जितने भी इसमें डालने हैं वो एक नॉर्मल है, बच्चों ने खाना होता है तो इस वजह से मैं स्पाइसेस थोड़े कम रखती हूँ। तो आप इसको ज़्यादा स्पाइसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से या बच्चों ने अगर खाना है तो ये बहुत ही अच्छे बैलेंस्ड इसमें स्पाइसेस होंगे। यहाँ मैंने सारे मटेरियल को एक इवन कर लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया। शॉपिंग बैग रखने का मकसद ही ये था कि मैं बाद में इसको इजीली निकाल सकूं। अब मैं इसको हल्का हल्का सा दबा लूँगी ताकि मेरे पास जो मेरी रिक्वायर्ड थिकनेस है ना वो आ जाए। अब मेरी रिक्वायर्ड थिकनेस आ गई थी तो मैंने इसको आराम से कट कर लिया है। रेक्टेंगुलर शेप के हम यहाँ नगेट्स तैयार कर लेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से किसी भी मोल्ड शेप देकर आप इजीली कट कर सकते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा जो नगेट्स हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखें कि अच्छी खासी क्वांटिटी में मेरे ये नगेट्स तैयार हो गए हैं और इसको मैं जितनी मर्ज़ी देर के लिए फ्रीज़ करना चाहूँ रमज़ान में या बच्चों के लंच बॉक्सेस में अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप इससे ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ जो ग्लूटेन फ्री मेरे मेंबर्स हैं वो देख रहे हैं तो हमारा सारा का सारा मटेरियल ग्लूटेन फ्री है, तो मैं कुछ जो है वो नगेट्स, ये वेजिटेबल नगेट्स जो हैं वो ग्लूटेन फ्री बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ अंडा और चावलों के आटे की मैंने यहाँ कोटिंग कर लिया। आप कॉर्नफ्लावर की कोटिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरी ऑप्शन इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है। आपने एक बार अंडे में डिप करना है और दूसरी बार ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद इसको फ्रीज़ कर देना है, सेम प्रोसीजर से जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं। ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास ग्लूटेन फ्री जो मेंबर्स नहीं हैं वो इजीली घर में जो ब्रेड होती है उसी को पीस कर बना सकें हैं, और जो ग्लूटेन फ्री मेंबर्स हैं उनके ब्रेड भी इसी ब्रेड क्रम्स भी उनकी ब्रेड से ही बनेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों तरह के ये बना लिया और इसको आपने फ्रीज़ करके इस तरह से ज़िप लॉक बैग में आप इजीली 1 से 2 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं ज़िप लॉक बैग में जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने निकाल लिया, बाकी मैंने ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दिया। इनको फ्राई करने के लिए आपने आंच लो टू मीडियम रखनी है और इस तरह से शैलो फ्राई कर लेना है। एक साइड पर होने के बाद आपने इसकी टर्न करना है और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करने तक इसको पका लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये आपके गोल्डन ब्राउन होकर मज़ेदार से वेजिटेबल नगेट्स तैयार हो जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और रमज़ान में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप या किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिंगर बोटी बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनती है। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में सबका यही दिल चाहता है कि हर रोज़े में कुछ ना कुछ डिफरेंट बने, तो इस रमज़ान आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा मैं आज की वीडियो में आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसके जिंगर बोटी को पहले से ही कैसे सेव करके रख सकते हैं। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने क्रश कोरिएंडर ऐड किया है और इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये सब स्पाइसेस आपने इसमें डाल लेने हैं। इसके बाद जो सॉसेस इसमें जाएंगी उसमें सिरका है जो कि मैं 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। सिरके के बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी हम 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। सोया सॉस के बाद इसमें चिली सॉस जाएगी, वो भी 4 टेबलस्पून ही जाएगी। अब अगर जो मेरे ग्लूटेन फ्री मेंबर्स देख रहे हैं वो इस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि उन्होंने कौन सी वाली चिली सॉस और सोया सॉसेस डालनी है, तो उनके लिए अमेरिकन गार्डन की आप चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, जो कि ग्लूटेन फ्री मेंबर्स जो हैं वो कनौर की यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये मैरिनेशन के लिए बिल्कुल हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। और मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख देना है। जब तक हम हाफ़ एन आवर इसके कंप्लीट होंगे उसमें हम बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेंगे। ये अपने ध्यान रखना है कि सारी सॉसेस में ये चिकन अच्छी तरह से डिप हो और इस तरह से आपने इसको कवर करके एक साइड पे रख देना है। जब तक हमारे मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट होता है हम यहाँ पर कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैदा लिया है, 1 कप मैदे में आपने 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और 1/4 कप ही आपने राइस फ्लावर ऐड करना है। ग्लूटेन फ्री मेंबर्स हैं वो मैदे की जगह पर यहाँ पर ग्लूटेन फ्री ब्रेड फ्लोर या ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है। आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने यहाँ खुला बर्तन लिया है। इसका मकसद आपको मैं बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी कि मैंने इस तरह खुला बर्तन क्यों लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आप काम जल्दी चाहते हैं तो आप इसी तरह से खुले बर्तन में ही ये इसका मिक्सचर तैयार करें। अब हम लिक्विड मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 अंडों को एक बाउल में डाल लिया है। इन 2 अंडों में हम लोग थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब। दूध ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी एक लिक्विड डिप तैयार हो जाएगी जो कि हम जिंगर बोटी बर्गर की कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ मैंने सब चीज़ें रख ली हैं, आधा घंटा हो गया था और यहाँ आप इनको देख सकते हैं। एक एक बोटी आपने उठानी है और इस तरह से सारे के सारे मिक्सचर में डालते जाना है। मैं 5-6 बोटियाँ इकट्ठी ही डालूँगी। यही वजह है कि मैंने एक खुला बर्तन लिया था ताकि सबको मैं अलग अलग से एक ही बार में कोट कर सकूं और मेरा टाइम जो है वो सेव हो सके। इसके अलावा एक और भी वजह है, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। यहाँ आपने एक एक बोटी को इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है और लिक्विड में डालते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक एक करके भी आप डाल सकते हैं और आप ज़्यादा इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से भी टाइम सेव करने के लिए कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ड्राई मिक्सचर है ना, वो हर एक को अच्छी तरह से कवर कर ले और उसके बाद आपने इसको लिक्विड वाले मटेरियल में डिप करना है। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से डिप करूँगी और ये चिमटे की मदद से एक एक बोटी को वापस उठाकर मैं इस तरह से ड्राई कोटिंग में डालना शुरू कर दूँगी। अब यहाँ आपने इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे इसमें जिंगर किस तरह से बनेगा और हमने किस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ मैंने सबको उठाकर जो है एक एक करके डाल लिया है। मैं फिर बताती जाऊँ कि आप ये काम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग से भी कर सकते हैं, एक एक भी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या पहले आप लोगों ने जिंगर बर्गर या जिंगर बोटी बर्गर नहीं बनाया है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। अब यहाँ जब हम सेकंड टाइम में इसको मिक्स करेंगे ना, तो हमने इस तरह से चम्मच से प्रेस करते हुए या आप अगर हाथ की मदद से कर रहे हैं तो हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से ये ड्राई मटेरियल में मिक्स करते रहना है। अब यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें मैंने ये सारी की सारी यहाँ आप देख रहे हैं बोटियाँ मैंने इस तरह से डाल दी हैं और उसको मैं एक ही साथ में इस तरह से स्टेन कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारा एक्सेस ड्राई मटेरियल है ना वो सारा उतर जाएगा और यहाँ इस तरह से जिंगर प्यारा सा बन के इसके ऊपर आ जाएगा और आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये इसके ऊपर क्रस्ट सा बन जाएगा और बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और आपका एक जिंगर बोटी बर्गर का बहुत क्रिस्पी क्रस्ट आ जाएगा। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से जो है ना ये आपकी वैसे ही सॉफ्ट एंड जूसी रहेंगी। अब अगर आप इस जिंगर बोटी को सेव करना चाहते हैं तो आपने एक जिप लॉक बैग ले लेना है और उसमें इस तरह से सेपरेट कर करके एक एक बोटी को रखते जाना है और आपने फ्रीज़ कर देना है। तो ये आप 1 महीने तक इसको इस तरह से ही रख सकते हैं और बाद में जब आपने इसको फ्राई करना होगा तो आपको डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से निकालें और बहुत लाइट ऑयल गरम करके उसमें डाल दें और इसको बहुत हल्की आंच पर आपने बनाना है। इस वक्त भी जो मेरी आंच है वो मीडियम टू लो है और उसी पर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, देन हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर हम सेकंड साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पर कितना अच्छा सा क्रस्ट आया है, कितना अच्छा सा जिंगर बना है। ये जितने बाहर से क्रिस्पी होंगे ना उससे कहीं ज़्यादा अंदर से जूसी होंगे। तो अब बारी आ जाती है असेंबलिंग करने की। बर्गर्स हमने ले लिए हैं, इसको मैं इस तरह से दरमियान से कट कर लूँगी सब बर्गर्स को। तो मेरे ग्लूटेन फ्री मेंबर्स हैं उनके लिए मेरे चैनल पर बर्गर बन्स की रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उसके अलावा आप ग्लूटेन फ्री प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं या फिर आप सर्च बार में लिखें ग्लूटेन फ्री बर्गर बन्स बाय बिनते इकबाल या बिनते इकबाल किचन है, तो आपको बंस की रेसिपी आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी। यहाँ पर मैंने बंस को हाफ में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको पैन में हल्का सा टोस्ट कर लिया, या फिर अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उस पर हल्का सा सेक लें। इसके बाद सब बंस पर मैंने केचप ऐड कर दी है। केचप के साथ साथ आप मायोनीज या गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ केचप ही ऐड की है।
इसको मैंने सारा इवनली स्प्रेड कर लिया था। इसके बाद मैंने इस पर ये सैलड लीव्स रख दिए हैं। वेजिटेबल्स में आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहें, कुकम्बर वगैरह जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट सैलड लीव्स ही रखे हैं और उसके बाद जितने भी मेरे जिंगर बोटी मैंने बनाई थी वो इसके ऊपर मैंने ऐड कर ली है जितनी मुझे चाहिए। आप इस तरह से इसके ऊपर ये ऐड करें और उसके बाद आपने इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी सेक कर इस तरह से इन पर रखते जाना है। तो ये आपके बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बोटी बर्गर तैयार हो जाएंगे। इसको आप सर्व करें फ्राइज़ के साथ और शाम की चाय में, या फिर मेहमान आए तो आप इसको सर्व करें और बहुत ज़्यादा दाद वसूल करें। इंशाल्लाह आपको ये रमज़ान में रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी इस तरह की सारी रमज़ान की प्लेलिस्ट आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान में ऑयल इस्तेमाल करने के बाद समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाए, तो आज आप लोगों के साथ ऑयल को साफ़ करने की टिप शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, उसमें 3 से 4 लौंग शामिल कर देनी है। फिर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर से इस तरह का पेस्ट बना लेना है और उस ऑयल में डाल लेना। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद पंची फॉर्म में ऊपर आ जाएगा और आपका ऑयल ऐसे साफ़ हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल ही फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसको छानने के बाद खुशबूदार ऑयल रीयूज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मज़ीद रेसिपीज़ एंड टिप्स के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर। टेक केयर।